यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आर्टिकल 370 के डाइल्यूशन के बाद, हालांकि जो कुछ न्यूज़पेपर्स उसको एब्रोगेशन कहते हैं, आर्टिकल 370 अभी भी जिंदा है और आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं हुआ है। आर्टिकल 370 जो है वो डाइल्यूट हुआ है। आर्टिकल 370 के डाइल्यूशन की पहली वर्षी पर पहला तो हम लोगों ने पीछे वाले लेक्चर में सुना होगा कि चीन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव दिया पाकिस्तान के बिहाफ पर, जिसको वहाँ के जो स्थायी सदस्य हैं यूएस समेत और बाकी के 14 सदस्य, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि ये फोरम नहीं है, ये भारत का और पाकिस्तान का एक बायलैटरल इशू है। इसलिए राइट फोरम नहीं है जहाँ बायलैटरल इशू उठाए जा सकते हैं, उन फोरमों पर उसको उठाया जाना चाहिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं हो सकता। दूसरी एक खुशखबरी ये आई कि अमेरिका की दो बड़ी पार्टियां, यानी कि यूएस की दो बड़ी पार्टियां, जिसमें हम जानते हैं सभी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, ये दो बड़ी पार्टियां हैं। उन दो बड़ी पार्टियों के दो मुख्य सांसदों ने, पहला डेमोक्रेटिक पार्टी के इलियट एंजल, जो कि चेयरमैन हैं फॉरेन अफेयर्स, चेयर ऑफ हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी। दूसरे रिपब्लिकन पार्टी के माइकल टी मैककॉल, ये रैंकिंग मेंबर हैं पैनल के, रिपब्लिकन रैंकिंग मेंबर ऑफ द पैनल। इन दोनों ने, यानी कि यूएस में ये साफ दिख रहा है कि वहां की दोनों पॉलिटिकल पार्टियां अब एक सुर में भारत के पक्ष में हैं। अभी तक कभी ये सपोर्ट में करते थे तो कभी वो नहीं करते थे। खासतौर से ओबामा की पार्टी लगातार हमारे फेवर में खुलकर तो नहीं खड़ी थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पक्ष में भी खड़ी थी, कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। हमको F-16 बेचती थी तो उनको F-18 बेचती थी। लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है वो खुलकर भारत के साथ खड़ी हुई है और इतने मुखर रूप से भारत के साथ खड़ी हुई कि भारत की एक भी समस्या के लिए वो एक भी दांव बाकी नहीं छोड़ते। लेकिन अभी ये जो खुशी की बात है, पीछे भी हमने कहा था कि कुछ भारतीय सांसदों ने वहाँ रेजोल्यूशन पास करवाया, वहाँ रेजोल्यूशन दिया और रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि भारत चीन के विरुद्ध भारत का सहयोग वहाँ की सरकार को, यानी कि यूएस सरकार को देना चाहिए। उस पर भी हम लोगों ने पीछे एक न्यूज़ बनाई थी। अभी जो इन दो सांसदों ने लिखा भारत के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को, यानी कि भारत सरकार को लिखा, एस जयशंकर जी को, कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के डाइल्यूशन के बाद वहाँ पर टेररिज्म, एंटी टेररिज्म और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, इन पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसको उन्होंने कहा सीरियस सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म कंसर्न्स, जो एक्नॉलेज किया है उसको कहा सीरियस सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म कंसर्न्स, यानी कि जम्मू कश्मीर में बहुत सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और काउंटर टेररिज्म को वहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ऐसा इनको क्यों लगा होगा या इन्होंने क्यों ऐसा एहसास किया, उसका कारण रहा होगा कि अब पाकिस्तान जिस प्रकार से अपनी स्थिति में जो कर रहा था वो कर ही रहा था, चीन खुलकर हमारे खिलाफ नहीं कर रहा था। चीन सिक्योरिटी काउंसिल में उनका सहयोग कर रहा था, चीन कुछ फोरमों पर उनका सहयोग कर रहा था, इनडायरेक्ट वे में उनको पेमेंट कर रहा था, उनके फाइनेंस कर रहा था, ये सब कुछ वो कर रहे थे। हो सकता है दिमाग भी लगा रहे हों, और ये भी संभव है कि जो वहाँ का परमाणु बम पहले बना था, अभी तो वो बहुत सारी न्यूज़ें आई हैं कि वो बेकार हो गया उनका, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं रही है। जिन कंट्रियों ने टेक्नोलॉजी दी थी उनमें से कुछ ने विड्रॉ कर ली, लेकिन चीन ने बड़ा भारी सहयोग उसमें किया गया होगा चीन के द्वारा। और चीन भारत को चूंकि डिस्टर्ब करना चाहता है, भारत की भूमि पर उसका सदैव से एक मन रहा है और सदैव से एक इंटेंशन रहा है कि भारत की भूमि को कैसे वो ले या भारत की भूमि पर कैसे वो अपने पकड़ जाल फैलाए। तो अब लेकिन जब से ये गलवान का इशू आया है, पेंगोंग का इशू आया है, और भारत सरकार ने जिस प्रकार से मुखर होकर चीन के विरुद्ध एक मोर्चा खोला है और उस मोर्चे में पूरा विश्व समुदाय हमारे साथ खड़ा हुआ,
चाहे वो साउथ चाइना सी का विषय हो, चाहे वो जापान का विषय हो, साउथ कोरिया का विषय हो, छोटे छोटे और कंट्री हैं उनका विषय हो, या रूस का विषय हो, ये सभी चीन से परेशान हैं। इसलिए कोई मुखर करके और कोई अपने आप को तटस्थ करके भारत का सपोर्ट कर रहा था, जिसमें यूएस पूर्ण रूप से भारत का सपोर्ट कर रहा है। इसलिए यूएस ने अपने सबसे बड़े युद्धपोत साउथ चाइना सी में भेजे, और हर बात में चीन जब भी हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देखता है तो शायद भारत सरकार उसका जवाब दे, उससे पहले अमेरिका उसका जवाब दे चुका होता है। ऐसी सिनेरियो में वहां की दोनों मुख्य विपक्षी पार्टियां भारत के साथ खड़ी हों, और उनका जो इशू है वो ये है, उनकी जो इंटेलिजेंसिया कहती है वो ये कहती है कि चीन अब पाकिस्तान के माध्यम से भारत में टेररिज्म बढ़ाएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो वो बहुत बुरा फंसा हुआ है और इस फसंतड़ू में वो उसका निकलना अभी दूर दूर तक संभव नहीं लगता, और अगर वो निकल भी जाता है तो भी भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। मैं इस बात पर कई बार कह चुका हूं कि भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। हमारा 30% जो घाटा है, ट्रेड डिफिसिट है, वो एटलीस्ट हम खत्म कर देंगे, और दूसरा भारत की लोकल इंडस्ट्री को हम उभार कर खड़ा कर देंगे अगर चीन का ऐसा रवैया रहा तो। और हमको कर भी देना चाहिए, क्योंकि ऐसा रवैया हम करना भी चाहते थे। वो WTO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनका सबका प्रेशर था, लेकिन अभी सॉवरेंटी पर खतरा होना, वो कोई प्रेशर नहीं है। हम भारत में अपनी लोकल इंडस्ट्री साल 2 साल में खड़ी कर लेंगे, जिस समय वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और कॉस्ट कम आ जाएगी, फिर चीन की कंपनियों को खोला जा सकता है। आप हमारी मार्केट में लड़िए जैसे लड़ सकते हैं। वो तब की बात है जब इशू सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी चीन भारत को डिस्टर्ब करे बगैर रह नहीं सकता, इसलिए भारत को डिस्टर्ब करने के लिए वो क्या क्या कर रहा है। भारत को डिस्टर्ब करने के लिए वो अगल बगल के देशों को, जैसे उसने नेपाल को सही से पिट्ठू बनाया, और इतना अच्छा पिट्ठू बनाया कि उनकी जमीन भी ले ली, और भारत के खिलाफ ओली को बार बार स्टेटमेंट देने के लिए उकसाना, वहां नक्शे बदल लेना, नए नक्शे पास करवा लेना। ये सेम टैक्टिक्स उसने पाकिस्तान ने एक नया नक्शा अपना बना लिया। पाकिस्तान तो पहले से ही कुछ ना कुछ कर, लेकिन आइडिया पाकिस्तान के दिमाग में नहीं आया हुआ कि नया नक्शा पास कर ले, तो वो नया नक्शा पास कर बैठे अपना। और पाकिस्तान टेररिज्म की फैक्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड है, पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्रियां पाकिस्तान में चलती हैं, इसलिए पाकिस्तान की इन फैक्ट्रियों को अब सपोर्ट करने के लिए चीन पीछे से खड़ा होगा। यानी कि जो काम कभी यूरोप और यूएस करते रहे पाकिस्तान के लिए कि आप अपनी टेररिस्ट इंडस्ट्रियां बढ़ाइए, वैसा काम अब चीन ने अपने बेड़े में लिया है, और चीन उसकी टेररिस्ट फैक्ट्रियों को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, फुल फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान को देगा। हालांकि ये पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल के लिए विन विन की लड़ाई है। अगर चीन से भारत का ये इशू ना आया होता तो पाकिस्तान एकदम अलग थलग पड़ चुका था, और इस प्रकार से अलग थलग पड़ चुका था कि पाकिस्तान के पास 10-10, 15-15 दिन का पेट्रोल निकालने के लिए, भोजन करने के लिए पैसा नहीं था। किंतु आज की तारीख में चूंकि चीन के साथ हो गई, इसलिए चीन की नई आवश्यकता आ गई, और चीन की आवश्यकता यह आ गई कि चीन उस आवश्यकता को कैसे पूर्ण करे। सीधा सीधा युद्ध करके नहीं कर सकता। उनके जो कम्युनिस्ट यहां पर मॉडल तैयार थे, उनके जो लोग यहां पर तैयार थे, जिनको वो फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन और दुनिया की फाउंडेशन को कर रहे थे, वो सब एक्सपोज हो चुका है भारत के अंदर। और भारत के अंदर उनका इस प्रकार का एक्सपोजर हो चुका है कि अब भारत का एक एक बच्चा इनको रिकॉग्नाइज कर लेता है, इनको आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे ही वो कोई बात कहते हैं तो एक एक बच्चा आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये कहां से बोले जा रहे हैं, ये भारत से बोल रहे हैं या चीन से बोल रहे हैं। राहुल गांधी हर दूसरे दिन पर आजकल कुछ यूरोपियन स्टाइल में बाल लेकर आते हैं और एक स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि हो संभव है, कुछ लोगों का कहना है कि वो यूरोप में भी हो सकते हैं इस समय, क्वारंटाइन के समय पर, ये लॉकआउट के समय पर वो बाहर नहीं आ रहे हो। तो अब चीन के पास बचा क्या? चीन के पास बचा नेपाल। चीन म्यांमार में अपने पैर फैला सकता है, चीन थाईलैंड में अपने पैर फैला सकता है, चीन इधर श्रीलंका में अपने पैर फैला सकता है, पाकिस्तान उसके पास पहले से है, अफगानिस्तान में वो प्रयास कर सकता है, इधर इंडोनेशिया, मलेशिया में कुछ प्रयास कर सकता है, खाड़ी के कुछ कंट्रियों में प्रयास कर सकता है भारत को घेरने के लिए। हालांकि ये जितने भी कंट्रियों की बात वो कर रहा है, ये मोस्टली भारत के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। भले ही सरकारें उन्होंने कहीं बना ली हो, जैसे केपी शर्मा ओली को वो अपने उसमें ला चुके हों, लेकिन नेपाल की जनता तो भारत के साथ कणकण से, रग-रग से जुड़ी हुई है। रोटी बेटी का संबंध है, ईश्वर परमेश्वर का संबंध है, राम और सीता का संबंध है। इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? तो जनता इनके साथ, हमारे साथ खड़ी हुई है नेपाल की।
इशू अपनी जगह है, लेकिन नेपाल की जनता हमारे साथ खड़ी हुई। एक अकेला पाकिस्तान ऐसा देश है जो खुले फ्रंट पर है, जिसकी गजवाए हिंद की फिलॉसफी रही है, पॉलिसी रही है, और वो भारत पर कब्जा करने के लिए सदैव आतुर रहा है। इसलिए पाकिस्तान के थ्रू टेररिज्म बढ़ा सकता है, ऐसा इन दोनों सांसदों का, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे वो रिपब्लिकन हों, इलियट एंजिल और माइकल टी मैककॉल, इन दोनों ने भारतीय विदेश मंत्रालय को लिखकर कहा है कि इन चीज़ों पर हमको ध्यान देना चाहिए, सिक्योरिटी पर बहुत ध्यान देना चाहिए, काउंटर टेररिज्म पर भारत को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये गतिविधियां भारत में बढ़ सकती हैं। बाकी जो प्रोसेस भारत चला रहा है, वहां पर जो भारत के कमिटमेंट हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज के, वो कमिटमेंट भारत लगातार पूर्ण कर रहा है, ऐसा उनका विषय सामने आया है, और भारत को और उसमें एक्टिविटी करनी चाहिए। नो डाउट कि ये 370 को डाइल्यूट करने से पहले हमने वहाँ पर ये किलेबंदी की थी, क्योंकि हमको मालूम था कि वहाँ के पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल लीडर्स कुछ गड़बड़ करेंगे, और उन्होंने वो करने की कोशिश करते भी, लेकिन चूंकि वो नज़रबंद हो गए थे, इसलिए वो जब छूट कर आए हैं तो अब उन्होंने बोलना शुरू किया है। चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हों, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हों, आजकल उनके रोज़ ट्वीट और रोज़ इंटरव्यू भारत के ऐसे अखबार जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं वो लगातार उनको लाइमलाइट में लेकर आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो उनके सपोर्टर कुछ रहे होंगे, वो ज़रूर इनसे कुछ बल पा रहे होंगे। और चूंकि पाकिस्तान पीछे से पूरी मदद कर रहा है और चीन अब पाकिस्तान को फंडिंग करेगा, इसलिए जम्मू कश्मीर में इस तरह की समस्याओं का आना स्वाभाविक है। उन्होंने हमको इस पर सपोर्ट करने की बात कही है, उन्होंने हमारे साथ खड़े होने की बात कही है, और इन इश्यूज़ को जल्द से जल्द सॉल्व करने की बात कही है। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि यूएस की दोनों पार्टियां, जो अब उनकी खास बात क्या है कि वो नेशनल इशू बनाते हैं। जो नेशनल इशू है वहां पर दोनों पार्टियां लड़ती नहीं है। चीन नेशनल इशू है, टेररिज्म नेशनल इशू है, इस पर वो दोनों पार्टियां लड़ती नहीं। वो दोनों पार्टियां इस समय भारत के साथ खड़ी हुई हैं, चाहे वो चाइना इशू हो, चाहे वो टेररिज्म का इशू हो। टेररिज्म की सबसे बड़ी लड़ाई संसार में भारत लड़ रहा है, और भारत विजेता रहा है हजारों वर्षों से। इसलिए भारत की तरफ संसार का देखना स्वाभाविक है, और संसार का सपोर्ट करना और भारत की टेक्नोलॉजी से शिक्षित होना, ये भी उनका स्वभाव है। इसलिए आज की तारीख में अगर हम कहें कि विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ की वजह से, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। इसके लिए उनका मैं अपने हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारत के लिए ऐसा सोचा। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।